बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में जहां ये अलामती आप देख रहे हैं काली पट्टी हमने इस वक्त पहनी हुई है, इसका मकसद यही है कि जो काला कानून पीका एक्ट जो है तरमीम के साथ पास कराया गया और जिस तरह पास कराया गया उसका एहतजाज भी है, क्योंकि मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमें, वकला और जॉइंट एक्शन कमेटी उनके एहतजाज जारी है। और उसके बाद का लाया अमल जो है वो अब मुतवातर इसके एहतजाज के हवाले से बात की जाएगी। वहाँ पर हम देखते हैं सियासी गर्मा गर्मी में मुज़ाकरात, जिसको हम शुरू में कहते थे मज़ाकरात, और उसकी वजह यही थी टेस्ट मैच। मैंने इसको कहा था कि जो ड्रॉ हो जाएगा बारिश की वजह से, अब तो बारिश किस चीज़ की थी ये हमें नहीं पता, लेकिन हुआ वही। अब ये कहा जा रहा है कि जी दोबारा आज रात 12 बजे तक आ जाएं, और ऑफ़र मैं दे रहा हूँ, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम हाउस की कमेटी बना लेंगे, क्योंकि आपने भी अपने ज़माने में जब हमने मुतालबा किया था कमेटी बनाई गई जिसका एक ही इजलास हुआ, यानी टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है। फिर अदलिया की जानिब से कुछ मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से बात हो रही है और उसमें सुनवाई का सिलसिला जारी है। जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ इस हिस्से में शामिल है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब, क्या होने लगा है पाकिस्तान में? वो बात आती है सब फड़े जाएंगे, सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, सोशल मीडिया वाले नहीं, ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, उसके अलावा जो मुख्तलिफ जिनके हाथ में मोबाइल आ जाए जो मर्जी है बोल देते हैं। वो कहते हैं ना, थंबनेल ऐसा होता है कि ऊपर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, और ऐसी चीज़ होती है मिर्च मसाला लगा के जिसकी कोई हकीकत ही नहीं होती। तो आप समझते हैं कि इस लिहाज से ठीक भी है? देखिए, पाकिस्तान कि अपना एक पेक्यूलियर कॉन्टेक्स्ट है दुनिया में। ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ एक प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके ट्राई कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट है वो और है। यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत ये करने जा रही है जो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मेजॉरिटी पाकिस्तानीज के लिए गैर नुमाइंदा हुकूमत है। उसको जिस तरीके से हुकूमत थमाई गई है वो भी हम सब के इल्म में है। और जब इस तरह की कंट्रोवर्शियल हुकूमतें इस तरह के कवानीन लेकर आती हैं तो मकसद यही होता है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली तनकीदी आवाज़ों को बंद कर सकें। और हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइमरी पर्पस है वो फेक न्यूज़ से डील करना नहीं है। प्राइमरी पर्पस ये है कि तनकीदी आवाज़ों को बंद किया जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जाए और सोच के ऊपर पहरे बिठाए जाए। ये हमारा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये पीका की जो लेजिस्लेशन है, जो अमेंडमेंट्स हैं, ये उसी तनाजुर में देखी जा रही हैं और यही इनका मकसद है। मुस्तफ़ा साहब, यहाँ पे बात जिस तरह अभी आपने की कि जी जो गैर मकबूल शुदा हुकूमत बना दी गई है, या फिर इसके हवाले से आपने जो क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं, अब यही एक मिसाल मैं रखता हूँ, अगर इसके ऊपर वो कहें जी आपके पास प्रूफ क्या है और आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये फेक न्यूज़ है, तो फेक न्यूज़ का डिसाइड करने वाला कौन होगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो बॉडी बनाई जाएगी उसमें कौन लोग शामिल होंगे, क्योंकि जो सहाफ़ियों की तंजीमें हैं उनसे तो मुशावरत ली नहीं गई। देखिए, कवानीन और इस असेंबली के कवानीन पास करना, उसके बारे में क्या कहा जाए। जहां पर 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी हो, अदलिया की आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका हो, वहां पर इस तरह की भी और इस तरह की और मज़ाक़ा खेज लेजिस्लेशंस भी आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट करने की जो इजाज़त आपको आपका आइन भी देता है, उसको भी एक कानून के जरिए कर्टेल किया गया है। 3 साल की सजा मुजाहिरों के ऊपर रख दी गई है। तो ये हम एक सफर बतदरीज तय कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया या मिस्र बनाने का इस मुल्क को, लेकिन हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं और ये सफर पाकिस्तान में इसको इतनी आसानी से इस चीज को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकेगा। कानून को अगर आप देखें तो एक सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर आप 302 का मुकदमा हो किसी पर, मर्डर का वो एक्यूज्ड हो, तो उसको भी 3 फोरम्स अवेलेबल हैं अपील के। लेकिन अगर आपको पीका अमेंडमेंट के तहत चार्ज कर लिया गया है तो आपकी सिर्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चलेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील, यानी इसको हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। मैंने एक चीज़ जो पूछी है उसमें इसकी क्रेडिबिलिटी, जहाँ पे खबर की क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है, फेक न्यूज़ की बात की जा रही है,
یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اس کو گیج کیا جاتا ہے کہ 80% جو سوشل میڈیا پہ نیوز چلتی ہے یا خبر ہوتی ہے یا میٹیریل ہوتا ہے وہ فیک ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو اس کو جانچنے والے لوگ ہوں گے, جو اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ فیک نیوز ہے, یعنی اگر حکومت چاہے اس کے خلاف کوئی بات کی جائے, جس طرح میں نے ابھی آپ مثال دی کہ فارم 47 والی بات کی جاتی ہے, تو وہ کہے جی پروف کریں ورنہ آپ پہ کیس ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جانچنے کے لیے معیار کیا ہوگا؟ دیکھیں کیا معیار ہونا ہے. آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں عاصم بھائی کہ جہاں پر آپ کے میرے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے ٹویٹر استعمال کرنا غیر قانونی ہے, لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے ارکان بھی وی پی این لگا کر وہ ٹویٹ کرتے ہیں. یہ کیا جوک بن گیا ہے یہ ملک. اور جو لوگ اپوائنٹ کیے جائیں گے ٹریبیونلز میں, ان کی پرفارمنس بھی چیک کی جائے گی, ان کی پرفارمنس بھی ایویلیویٹ کی جائے گی, تو وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ جن کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کرے گی وہ کہاں سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے؟ ان کو تو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ کی پروگریس اس چیز پہ دیکھی جائے گی کہ آپ حکومت مخالف کتنی آوازوں کو کتنی جلدی بند کرتے ہیں, کتنے جرمانے لگاتے ہیں, کتنے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجتے ہیں, کتنے لوگوں کو ایگزامپلز بناتے ہیں تاکہ باقی اسے سبق پکڑیں اور سیلف سینسرشپ کا شکار ہو جائیں. مقصد تو ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ہے. اس میں مجھے تو کوئی بھام نہیں کہ اس قانون کا کیا مقصد ہے اور کیا ہدف ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا ہم بات کرتے ہیں جب خبریت کے حوالے سے, تو کانٹینٹ جو جنریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, آپ سوشل میڈیا پہ اگر دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ صاحب آپ لوگوں نے بھی شدید تنقید کا سامنا کیا, لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں جو کہ آ کے فیس کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو بس کچھ ایسے ٹولز کے ذریعے ٹریٹ کیا جائے گا جس میں اس کی کریڈیبلٹی کو جانچنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوگی؟ یہی آپ کا بھی مقصد ہے کہنے کا؟ جی ہاں, دیکھیں نا, ایک تو لیگیسی میڈیا ورلڈ اوور, ہم نے امریکن الیکشنز میں دیکھا کہ سی این این اور امریکہ کے جو نشریاتی بڑے بڑے ادارے تھے, بڑے بڑے اخبارات تھے, انہوں نے کیا پوزیشنز لی ہوئی تھیں. اور جو ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے الیکشن جیتے. تو لیگیسی میڈیا جس کو کہتے ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, اخبارات اور ٹی وی, وہ تو فیل ہو گیا امریکہ میں. یہی حال یہاں پر بھی ہوا بھارت میں کہ سارا کا سارا میڈیا اب کی بار 400 پار کی رٹ لگائے ہوئے تھا بھارت میں, لیکن وہاں پر بھی یہ اہداف نہیں حاصل ہو سکے. پھر پاکستان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کیا 8 فروری کے الیکشنوں سے پہلے لیگیسی میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کو تحریک انصاف کی ایک بھی کوئی خبر چلتی تھی؟ کیا ان کے کوئی جلسے دکھائے جاتے تھے؟ کیا کوئی ان کے رہنماؤں کی کوئی میٹنگز دکھائی جاتی تھیں؟ ساری کیمپین انہوں نے بھی اپنی سوشل میڈیا پہ کی اور انہوں نے گیم پلٹ دی. تو یہ جو فیسینیشن ہے ہماری کہ جی اس وقت لیگیسی میڈیا کو اتنا ریلیونٹ بھی رہ گیا ہے, وہ میرے خیال سے ریلیونٹ نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا کو آپ پھر اس طرح کرٹیل بھی نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیا, آپ نے فائر والز لگائیں, وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں آئی. لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کیا یہ فائر والز چائنا میں موجود نہیں ہے, وہاں پر آپ جائیں تو وی پی این کام کرتا ہے, تو یہاں پر کون سا آپ ایسی فائر وال لے کر آئیں گے کہ وی پی اینز کام نہیں کریں گے؟ آج سارا ملک وی پی اینز پہ چل رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں آپ نے جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس تھی ان کا بیڑا غرق نکال دیا. پھر پاکستان دنیا بھر کے میں اس فہرست میں آ گیا کہ جہاں پر سست ترین انٹرنیٹ ہے. 64% اس ملک کی آبادی 30 سال سے کم لوگوں کی ہے. ان کو آپ کس طرح آواز سے محروم کریں گے؟ اور اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو پاکستان کے اندر تو لوگ کم بات کرتے ہیں, اصل مسئلہ تو اوورسیز پاکستانی ہے. تو وہ اوورسیز پاکستانی اس کو یہاں کے قوانین سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی کہ کوئی دماغ استعمال کر لیں کہ آپ کا ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے. ٹارگیٹڈ آڈینس تو آپ کی یہ ہے نا کہ ہم تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس ہے اس کو بند کریں. لیکن اس کو بند کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ تو سارے پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہیں. ان کو پیکا سے کیا اثر پڑنا ہے؟ پیکا کا شکار تو آپ نے ہو جانا ہے, مین اسٹریم صحافیوں نے ہو جانا ہے. یعنی کوئی عقل کو ہاتھ دیں بغیر سوچے سمجھے. نہیں, انہوں نے کہا کہ صحافیوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ تو انہوں نے بیان دی ہے, وضاحت دی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا جی سب پھڑے جائیں گے, یعنی سب کے سب جو عام آدمی ہے جس کے پاس یہ موبائل فون ہے اور اس گیجٹ کو جو استعمال کرتا ہے اور جو مرضی ہے بول دے, جس کے خلاف جو مرضی ہے بول دے.
ڈیپ فیک ویڈیوز بن رہی ہیں مصطفیٰ صاحب. آن اے سیریس نوٹ اگر ہم بات کریں, مختلف چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں, پی ٹی آئی کی بات کروں یا ان کی بات کرتے ہیں حکومتی جماعت کے لوگوں کی, تو بہت زیادہ بلو دا بیلٹ اور بہت زیادہ انڈیسنٹ مواد بھی جنریٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے وہاں کے حد تک تو یعنی کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے آپ کی میری یا کسی کی بھی یہ بہت آسان ٹول ہے, آپ کے اوپر آ جائے, آپ وضاحتیں دیتے رہتے ہیں لیکن ایک خبر جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس سے کیا معنی ہوا کہ پاکستان میں آپ کے پاس قوانین موجود نہیں ہے ڈیل کرنے کے ان چیزوں کو. ایک دو نیوز اینکرز, ان کو میں خود جانتا ہوں, بلکہ اسما شرازی صاحبہ, کیا وہ 2 چینلز کے خلاف اپنا کیس ڈیفیمیشن کا نہیں چیتی؟ کیا آپ کے پاس یہ قوانین موجود نہیں ہے؟ قوانین تو آپ کے پاس موجود ہیں, آپ تو یہ مقصد ہی آپ کا کچھ اور ہے. اور پھر جہاں تک دیکھیں یہ ٹارگیٹڈ کیمپینز کا تعلق ہے, تو مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی ٹرول بریگیڈز بنا رکھی ہیں, ہر سیاسی جماعت نے اپنے ایسے لوگ بنا رکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو اس طرح کی لغو چیزیں کرتے ہیں. تو پھر سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لیجسلیشن کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں تک یاد ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا ثانیہ, ایک نجی ہوٹل میں رمضان تھی شاید غالباً, جس میں ہم نے دیکھا 3 آپ کے کلیگ جو تھے آپ ان کے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح وہ شخص آیا اور اس نے جو بدتمیزی شروع کی. تو یہ تمام چیزیں تو ہماری جو لوکل اور فیبرک, ہماری سوشل فیبرک کی بات کی جائے تو اس کو ہم نے دیکھا کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. چاہے وہ آپ ٹرولنگ کی بات کریں, چاہے آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, چاہے آپ فزیکل پریزنس کی بات کریں. جی ہاں, لیکن دیکھیں نا, the point is کہ آپ کے سامنے مقصد کیا ہونا چاہیے اس وقت. آپ کے سامنے کیا چیلنج سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اٹھتی والی تنقیدی آوازوں کو بند کرنا ہے, یا اس ملک کے جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے؟ آپ کا نظام انصاف اس ملک میں بیٹھ چکا ہے, 2.80 کروڑ بچہ آپ کے ملک میں اسکول سے باہر ہے, 50% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, ملک میں امید ختم ہو چکی ہے, لوگ ملک چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں, کیپٹل اس ملک سے باہر نکلا ہے. پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پاکستانی تیسرے بڑے انویسٹر ہیں, $13 ارب پچھلے 1.5 سالوں میں پاکستانی وہاں پر لے کر جا کر انہوں نے انویسٹ کر دیا. آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں آ رہی. تو یہ آپ کے مسائل ہیں, یا آپ کے مسائل یہ ہیں کہ جی کہ جو کسی نے اگر چاچو کہہ دیا اور کسی نے اگر کوئی اور بات کر دی تو آپ ان کے پیچھے لٹ اٹھا کر دوڑ پڑے؟ اس ملک کے آپ پرائیورٹیز تو اپنی ٹھیک رکھیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ڈیلیور کریں گے تو لوگ کیوں بولیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ہوشیار خبردار, حکومت سے منظوری ہوگی تو اس کے بعد آپ کچھ بولیں گے. بات وہیں پہ آگے جو آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صدر صاحب کا جو کردار ہے, آپ سابقہ پارٹی میں, اور آپ کی سابقہ پارٹی صدر مملکت آصف زرداری صاحب, مولانا صاحب بیچ میں آئے تھے اور ان کو صحافی تنظیموں نے کہا تھا, تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نہیں سائن کر رہے, لیکن آتے ہی میرے خیال سے گھنٹہ نہیں لگایا انہوں نے اور اس کے بعد سائن کر لیا. وہ کہتے ہیں اب کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. تو ملٹری سیکٹری آئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ سر یہ بڑا ضروری ہے, اور وہ کہا ہے انہوں نے کہ فوراً کر دیں, پھر کر دیا ہوگا انہوں نے. آپ کے خیال میں ان کو کہا گیا اور کہلوایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, مذاکرات والی بات کی میں نے بیچ میں ذکر کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عدلیہ میں جو ایک فیس چل رہا ہے, جو ایکسپلینیشنز چل رہی ہیں, خاص طور پہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم نے کہا کہ جی آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, آ جائیں مذاکرات شروع کر لیں. ورنہ تو نہیں کہا انہوں نے, لیکن یہ ایک الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی ایک کمیٹی ہمارے دور میں بھی 18 کے الیکشن میں کے بعد ہم نے بنوائی تھی, اور اس کا ایک ہی اجلاس کیا تھا انہوں نے, ہاؤس کمیٹی. خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا, تو ہم بھی ہاؤس کمیٹی بنائیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, پھنسے رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ میں, قیمت تو ساری ملک کی عوام ادا کر رہے ہیں. آپ کو خود کیا پرابلم ہے؟ حکومت میں بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس غیر مقبول حکومت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے, خود بھی خراب ہو رہے ہیں, اور ان کے حصے کی بھی جو صلواتیں ہیں وہ ان کو پڑ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے, بس چلتے رہے پھر. ملک اگر سمجھتے ہیں کہ ملک ٹھیک جا رہا ہے, ٹھیک کنڈیشن میں ہے, کوئی ہمارے چیلنجز نہیں ہے, اور ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مت کریں. یعنی سیاسی درجہ حرارت, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جنید اکبر خان جو کہ پی ایس سی کے چیئرمین بھی اور خیبر پختونخوا کے ان کو صدر بھی بنایا تحریک انصاف نے, بڑی تبدیلیاں ہیں.
पंजाब में भी मुतवक्के हैं, अली हमज़ा की बात की जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम जारहाना अंदाज में आएंगे, यानी कि उन्होंने इशारा दिया है कि जो लीडरशिप थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी। इवन फैसल का वो जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चन मार्क आ गया उनके इस बयान से। देखिए, एक तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी ताज़ा 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब रिपीट कर चुके हैं, बल्कि शायद ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद करें। आई मीन लेकिन पैसे तो और ज़्यादा आ गए, पैसे तो और ज्यादा आ रहे हैं। लोगों ने अपने घर वालों को खर्चा नहीं भेजना तो क्या करें? मेहनत की कमाई जो है वो बच्चों की स्कूल की फीसें पीछे देने के लिए, घर के बिल देने के लिए वो कमाई अपनी वापस भेजते हैं, तो कैसे लोग, तो आपको अपनी जो एम्बिशंस हैं, आपको जो अपने टारगेट्स हैं वो सीरियस रखने चाहिए। और पिछले 2-3 सालों की जो पॉलिटिक्स रही, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वर्कर काफी एग्जॉस्ट भी हो चुका है और साथ डिमोरलाइज्ड भी है। तो ये इस सूरत हाल में मैं तो इन बयानात को जो अभी आपने जुनैद अकबर साहब या और किसी को कोट करके कहा, तो इट टेक टाइम फॉर देम टू रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप और रिवाइटलाइज देयर बेस। अभी ताज़ा 26 नवंबर गुजरी है, तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। जिस चीज पे फोकस करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, वो एक ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस बनाने की तरफ उन्हें जाना चाहिए और एक लार्जर नेशनल एजेंडा जिसकी बात अब इमरान खान साहब कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन हमें इस बहस से तो बाहर निकलना पड़ेगा कि दोबारा इक़्तिदार हासिल करना है, दोबारा वजीर आजम बनना है, ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। एक लार्जर नेशनल एजेंडा की बात अब इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि जिसमें हम रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम बहाली इंसानी हकूक की बात करें, जो टेररिज्म के इश्यूज कौम को कन्फ्रंट कर रहे हैं उनके ऊपर बात करें, एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात करें। तो ये एक लार्जर नेशनल एजेंडा के ऊपर तो पॉलिटिक्स अब की जा सकती है और करनी भी चाहिए, और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ उस तरफ आ भी रही है। मुस्तफा साहब, लेकिन ऑप्शन क्या है हमारे पास? कौन सी जमात? सब इक़्तिदार की दौड़ में है। ये कहते हैं जी मैं वजीर आजम बन जाऊं दोबारा, वो कहते हैं जी मुझे नहीं बनाया गया, मुझसे वादा किया था। कोई कहता है कि जी मैं बन गया हूँ, मैं बेहतर अंदाज में परफॉर्म करूंगा। ये वो तीन जमातों के दरमियान एक जिक्सी पजल बन चुकी है, म्यूजिकल चेयर बन चुका है, और यही होता देख रहे हैं पाकिस्तान में। ऑप्शन क्या है हमारे पास? और तो यही बदकिस्मती है हमारी कि हम इस म्यूजिकल चेयर से बाहर नहीं निकल पा रहे ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमें एक लार्जर नेशनल एजेंडा पे एग्री करने की जरूरत है, और उस लार्जर नेशनल एजेंडा पर आप तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इजहार उस चीज का किया है कि वो एक ऑपोजिशन का अलायंस बनाना चाहते हैं। और ऑपोजिशन का जो अलायंस है, अगर वो पीडीएम की तरह होगा कि सिर्फ इक़्तिदार दिखाया और फिसल गए और तमाम वो जो बुलंदोपाक दावे थे, वोट को इज्जत दो और वो सारी गुफ्तगू वो हवा हो गई, तो अगर उस तरह का अलायंस एक बनना है तो मेरे ख्याल से फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें बड़ा क्लियर हेडेडली जो भी ऑपोजिशन का अलायंस बने, उसको तो पहले अवाम को ये यकीन दिलाना होगा कि जनाब हम पीडीएम की तरह आपके साथ सलूक नहीं करेंगे। आज जो बातें और जो लार्जर नेशनल एजेंडा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इसी के साथ स्टिक करेंगे और इसी को हम समझते हैं कि ये कौम के मसाइल के लिए एक जामिया हल है, इसी को लेकर आगे चलेंगे। तो वो अगर क्रेडिबिलिटी होगी तो लोग पीछे चल पड़ेंगे। अगर क्रेडिबिलिटी ना हुई, हमारी गुफ्तगू के अंदर ही सच्चाई की कोई आंसर ना हुआ, तो फिर लोग नहीं चलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्म भी करना है। सच्चाई के अलावा, सच्चाई तो हो सकता है, वो कहते हैं ना दिलों का हाल तो खुदा जानता है, लेकिन बात यह है कि आप परफॉर्म कैसे करेंगे जब आपके पास टीम ना हो, और टीम भी वो जो कि आपको किराए की दी जाती है। देखिए, ये तो बाद की बात है ना। पहले तो अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फौरन आपसे ये तो नहीं हिसाब लिया जाएगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, नौकरियां कितनी देनी है, इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है। हमने तो इस वक्त जो मुल्क को इश्यूज बड़े कन्फ्रंट कर रहे हैं कि जिसमें मुल्क की डायरेक्शन ही गलत हो गई है, जिसमें कोई सिमत नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो वो सारी चीजें ठीक करने के लिए, निज़ाम हुकूमत ठीक करने के लिए कि निज़ाम लोगों की राय की इस मुल्क में क्या हैसियत होगी, ये तो बुनियादी इस्लाहात जब आप करेंगे तो उसके बाद वो तो दूसरा मरहला है। अभी तो हम यही नहीं तय कर पा रहे, 76 साल हो गए, कि इस मुल्क में हुक्मरान किसने चुनने। बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसला होगा या अवाम अपने वोट के जरिए फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, बानी PTI के वकील भी हैं, फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। खुश आमदीद कहते हैं फैसल भाई आपको।
थैंक यू सर। फैसल भाई, अब तो डर ही लगता है आप लोगों को रब्ता करते हुए, क्योंकि कभी लगता है कि फ़ोन ही बंद मिलेगा, कभी आपकी वीडियो नहीं आएगी, कभी सिर्फ ऑडियो मिलेगी, पता नहीं कौन कौन सी जगह पे आप लोगों को जाना पड़ता है। ये बताइएगा कि इस वक्त जमात के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई और बड़ा जारहाना अंदाज अपनाने की बात की गई है, क्या बानी की तरफ से ये पैगाम दिया गया? क्योंकि मुज़ाकरात तो हमें यानी कि टाइम टाइम फिश फिश नज़र आ रहे हैं कि अब आगे शायद ही नज़र आए कि आप लोग माने इस पर। नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हमने हुकूमत से मुअत्तल किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात हमारी अपोजिशन जमातों के साथ तो मंसूर चल रहे हैं। हमने अपना एजेंडा दिया, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमती मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ मैं। हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं वो इसलिए मुअत्तल करने पड़े हैं कि एक तो उन्होंने हमारी मुलाकात ही नहीं करा सके, तो वो वाज़ेह तौर पे बड़े बड़े बेख्तियार हैं इन मामलात पे। इसके बाद मतलब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिस कमेटी का हिस्सा और जिसमें स्पीकर साहब भी हों और मशीर भी हों, उनके बावजूद इतने पावरफुल लोगों के होने के बावजूद जो है वो मुलाकात भी ना कराई जा सके, तो फिर अपना उसमें क्या मामलात जो हैं वो आज रात 12 बजे तक का किया जा टाइम सके। दिया फिर है हामिद रज़ा साहब के घर के आज रात 12 बजे तक का टाइम दिया वज़ीर आज़म ने। रात 12 क्या कुछ कर नहीं, वज़ीर आज़म तो कौन होते हैं टाइम देने वाले? मुज़ाकरात में कोई डेडलाइन इस तरह से थोड़ी होती हैं। जब आप कुछ कर नहीं सके, जुडिशल कमीशन पे हमारा जो मुतालबा था उस पे भी आपकी कोई पेशरफ्त नहीं है। आप पार्लिमानी कमीशन की बात कर रहे हैं। हम जुडिशल कमीशन में एक न्यूट्रल अंपायर जो है उसके ज़रिए ये केस को प्रोब कराना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने एविडेंस भी सामने रखें। हुकूमत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे वर्कर्स जो है को डिटेन किया गया है, उनको आइन और कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट जो है वो हो। तो ये हुकूमत नज़र आता है कि वो ये बेख्तियार भी है और इन चीज़ों को करने से कासिर भी है। तो हम इस चीज़ को जो है वो सामने मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी और कि ये हुकूमत कुछ कर सके, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा हम पे तनकीद थी। मुझे ये बताइएगा कि जो जारहाना अंदाज अपनाने की बात की है जुनैद अकबर खान साहब ने, वो क्या हो सकता है? देखिए, जुनैद अकबर और आलिया हमजा जो हैं उनको लाने का मकसद ये है कि वो जो हमारे वर्कर्स उस लीडरशिप के साथ डिसग्रंटल हुए हैं जो कि शो अप नहीं कर सकी और हमारे एहतजाज के दौरान वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ज़ाहिर है ये हमारे पुराने वर्कर्स हैं, पुराने चेहरे हैं, पुराने लोग होने की वजह से हमारे वर्कर्स में ये एक्सेप्टेबल भी हैं और नहीं तो हमारा हमाद अजहर साहब और अली अमीन गंडापुर पे एतमाद नहीं रहा लोगों को क्या? हमाद और अली अमीन तो मौके पे भी मौजूद थे, तो बाकी लोग जो हैं वो भी अली जो हैं वो सीएम भी हैं, ज़ाहिर है फिर वो भी एक इशू होता है उनके पास। तो वो जो एक चीज़ होती है जो तंजीमी जिम्मेदारियां हैं वो तो एक अलग चीज़ है। तो उस तंजीमी जिम्मेदारियों को जो है वो हमने अपने लोग लगाए हैं और ये हमारा इस्तेहकाक भी और पार्टियों में हमेशा ऐसी बात होती रहती है कि लोग आते हैं जाते हैं और जुनैद अकबर और आलिया हमजा बेहतरीन चॉइसेस हैं हमारी पार्टी के हिसाब से। अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें ग्रुपिंग का भी मसला आ गया है और बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये जो चीज़ें आती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात या फिर एक दूसरे की शिकायतें, तो आप इसकी वजह नहीं समझते? पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें ग्रुपिंग का होना बड़ा ऑब्वियस है और जो है वो लोग होते हैं, लेकिन ये तो इख्तिलाफ राय है। अंदरूनी पार्टी के अंदर ओपिनियन होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन दी जाती हैं, लोग आते हैं। आपको क्या लगता है जो केसेस अभी चल रहे हैं और आप लोगों की अपीलें भी हैं जो कि हाई कोर्ट तक गई हैं, ख़ास तौर पे इद्दत निकाह केस के हवाले से उसको भी चैलेंज कर दिया गया है हाई कोर्ट में, आप समझते हैं कि इन केसेस को आप लोग दोबारा उसी तरह डिफेंड करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे, या फिर अभी जो मामलात हैं उनको आप लोग अपने सियासी मामलात की वजह से उसको डिले में लेके जाएंगे? नहीं, हम तो अपने केसेस को उसी तरह से विगरसली करेंगे। हम तो इसमें इसका नहीं, वो माजी में पहले ये था ना कि डिले टैक्टिक्स यूज़ की जाती है, वकील नहीं आते, कभी वकील तब्दील हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो उस तनाजुर में बात करूं कि ये तवालत लेगा या फिर इसको आप लोग चाहते हैं कि फाइट करें? नहीं, ये जो वकील नहीं आते हैं तो रूटीन की होती हैं, तो वो तो होती रहती हैं, लेकिन वो अगर तवालत का कोई
आपका ये मतलब है कि इंटेंशनली तवालत हो तो वो तो डिफरेंट होते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। रियासत अली आज़ाद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, नईम साहब आपको भी, नईम महबूब साहब वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार के प्रेसिडेंट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों शख्सियात हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, लॉयर, ये सब पढ़े जाएंगे। ये तो कानून ऐसा बना दिया है कि जिसको मर्जी जब चाहें गिरफ्तार कर लें, जिसके ज़रिए गिरफ्तार कर लें, जिसने कुछ भी बोला ये मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबार में खबर देखें, हालांकि कह रहे हैं कि जी जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, पीका के तहत जिसके पास ये डिवाइस है वो सब इसका शिकार है। दो बातें मोटी मोटी, हुकूमत ने चूंकि इदारों को फतह करने का सिलसिला शुरू किया, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी फतह कर लिया है, उन्होंने अब साफियों को भी फतह कर लिया है। वो फतह क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सुंजियां जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, बस असी हो ये दूसरा कोई ना होवे। नहीं, आप लोगों ने कहा था तहरीक शुरू कर देंगे। भाई हमने तहरीक, कल लाहौर में आपको देखना ठाठे मारतबा समंदर नजर आएगा, उसी हवाले से आल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन है, इसी हवाले से लाहौर में कल कन्वेंशन है। नहीं, उसमें 26वीं तरमीम भी है उसी के हवाले से। ओके, तो हम तो एहतजाज में, हम तो डे फर्स्ट से इस पे लगे हुए हैं। अब पीका एक्ट में क्या है? फेक न्यूज कौन डिसाइड करेगा? यानी कंप्लेनेंट भी आप है, गवाह भी आप है, कौंसल भी आप है, अथॉरिटी भी आप है, ट्रिब्यूनल भी आप है, फैसला भी आपने करना है। तो वो जो आर्टिकल 10 और 10A है, वो जो आर्टिकल 8 है, जो लॉज इनकंसिस्टेंट विद एंड डेरोगेशन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट, उसके रिपग्नेंट है। वो आर्टिकल 19 के मुतसादम है, वो 19A के मुतसादम है। तो ये क्या पीका जो 2016 है वो तो पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब आपने उसको 2025 अमेंडेड कर दिया, इसको भी छोड़ दिया। अब आप पे मल्टीपल FIR कहीं भी कर सकते। मुझे बताए आसम भाई, आपका ऑलरेडी आसम भाई इस पे कानून है। पीका एक्ट था, फिर सेक्शन 500 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR का ला था, सूट फॉर डेफामेशन, यानी वो डेफामेशन, उसके तहत आपका वो ऑलरेडी था। अब इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि लोगों का बंदोबस्त करना, जो क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट को उनका बंदोबस्त करने का, ठोकने का ये जो तरमीमी बिल आया है 2025, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से मुराद? गवर्नमेंट से क्या मुराद? मतलब गवर्नमेंट से मुराद? आपको पता है ना गवर्नमेंट कौन है? अच्छा, जो गवर्नमेंट कर रही है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं, आपको पता है ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट कर रही है या जो गवर्नमेंट करवा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो बहुत सादा सा इंसान हूं, मुझे तो यही समझ आ रही कि ये जो गवर्नमेंट ये जो कानूनी मोशगाफियां होती है ना, ये जो हैं, ये बड़े खतरनाक है रियासत साहब, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जिसकी वजाहत दरकार है प्लीज। किसकी? कि गवर्नमेंट जो कर रही है, हाँ, उसकी तो ये गवर्नमेंट कर रही है ना। ओके, गवर्नमेंट ही कर रही है। नईम साहब, वर्किंग जर्नलिस्ट तैयार हैं? सब फड़े जाएंगे? अल्लाह करे जी सब फड़े जाएं। वैसे अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, फड़े जाएं। कोई भी आपकी पगड़ी उछाल दे, डीप फेक वीडियो आपकी लगा दे, ऑन द सीरियस नोट। आसिम, बात ये है, मुझे ये बताएं कि आपको भी ज़माना गुजर गया, मुझे भी 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त हो गया सहाफ़त करते हुए, और रियासत आज़ाद साहब को भी 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया वकालत करते, ठीक हो गया। और हमारा ये सफ़र साथ साथ भी गुजरा है सबका, ठीक है। मुझे ये बताएं, क्या हमने कभी कोशिश की है कि फेक न्यूज़ अपने हाथों से फाइल करें, या कोई झूठ, या कोई झूठ लिखें, या कोई प्रोपेगेंडा करें, या किसी की इज्जत उछालें? हमने तो हमेशा जर्नलिस्टों ने वो बात रिपोर्ट की जिसके सबूत अवेलेबल थे, या कोई ऐसी अनहोनी बात थी जो कानून से हटके थी, या उस क़वायद ज़वाबित से हटके थी। तो बात ये कि अगर उसकी रोकथाम के लिए अगर हुकूमतें, जितनी भी हुकूमतें पहले गुजर गई, मौजूदा हैं, वो सच्ची तनकीद, हक सच की बात करने वाले जर्नलिस्टों को अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी डालता है, और वो उस एक्ट के तहत तरमीमी एक्ट जो इन्होंने पीका जो कि मुतनाज़ा कानून है, और आज मुल्क भर में यौम स्याह भी बनाया गया, और तमाम प्रेस क्लब में, आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी PFUJ के कॉल पे अफजल भट्ट साहब परचम लहराए गए, भरपूर प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, सखर हुआ, हैदराबाद हुआ, मुल्क भर में पेशावर हुआ, कोयटा हुआ। तो मकसद ये कि भरपूर एहतजाज हुआ। तो मुझे ये बताएं कि ये अभी जैसा कि रियासत बता रहे थे कि पहले भी तो कवानीन मौजूद थे, ठीक है, इसके बाद कानून पे कानून फर्दर लाने के, और फिर आपने स्टेक होल्डर्स को ये यकीन दहानी हुकूमती सतह पे खास तौर पे जो कहा कि उन्होंने वादा किया था जर्नलिस्ट बॉडी से, नहीं, तो उन्होंने कहा कि कहते कुछ हैं, हाँ, और करते कुछ हैं। देखें, बात ये आसिम के वजारत इत्तलात ने
PFUG کی سطح پہ جو ڈیلیگیشن بنے تھے ان پہ جو میٹنگز ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل آپ سٹیک ہولڈر ہیں, ہم کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو مشاورت بھی کریں گے اور آپ کو پورے اعتماد میں لے کے آپ کی تجاویز کو شامل کر کے یہ قانون بنایا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ قانون کس طرح پاس ہوئے, ایک طرف احتجاج چل رہا ہے اور 2 سے 4 منٹ میں کارروائی کی, اور قومی اسمبلی سے بھی ایسے ہی پاس ہوا اسی احتجاج کہ شور شرابے میں, اور سینٹ میں بھی ایسے ہی پاس کیا, اور اس قدر تیزی کا مظاہرہ کیا گیا کہ جب صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا تو وہاں سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ابھی صدر نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد صدر مملکت نے بھی, ہاں بات یہ ہے کہ فکس کرنا ہے تو ان لوگوں کو فکس کریں جو جھوٹ بولتے ہیں, جو ایوان بالا میں بیٹھ کے, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, ہمارے جو یہ سیاستدان ہیں, ہمارے جو یہ جو وزراء ہیں, یہ عوام کو, ٹھیک ہے, یہ پیکا ایکٹ ان کے لیے بنائے. آپ جو جھوٹ بولتے ہیں, ایک رپورٹر نے, ایک جرنلسٹ نے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے, ایک رپورٹر آ کے ایک فائل, ایک ڈاکومنٹس اٹھاتا ہے, وہ پڑھتا ہے, اور کیا وزارتوں سے, اداروں سے وہ سرکاری دستاویز غائب نہیں ہو جاتی؟ نہیں تو ایکسس جو انفارمیشن کے حوالے سے بل مجھے یہ بتائیں نا, وہ اس پہ تو دیکھیں نا اس کو کہاں کیا, کہاں پہ اس پہ عمل درآمد ہوتے ہیں. آج آپ کسی ادارے سے کوئی چیز مانگیں نا, کون آپ کو دے گا وہ انفارمیشن؟ نہیں صاحب, میں وقفہ لوں گا, اس کے بعد اس پہ ڈیٹیل سے بات کی جائے گی, اور نہ صرف اس پہ بلکہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس وقت سنوائی ہو رہی ہے, اور جو نئے رخ نظر آ رہے ہیں, اور ججز کی طرف سے جو کمنٹس آ رہے ہیں, ان پہ بھی بات کی جائے گی. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں میں. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پیکا ایکٹ کے حوالے سے, اس میں جو ترامیم کی گئیں, آپ کے خیال میں یہ آزادی رائے کے اوپر قدغن ہے؟ بالکل. یہ دیکھیں نا, آئین کے آرٹیکل جو 19A ہے, ریاست صاحب ایسی ہے, اس کی یہ بنیادی خلاف ورزی ہے. آپ کو پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر پاکستانی کو, جرنلسٹوں کو بھی اور ہر پاکستانی کو آزادی رائے کی جو ہے وہ حق دیتا ہے. اس پہ تو آپ مثلا کوئی بات اگر کرتے ہیں, دیکھیں کسی کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, وہ اپنی بات کہیں پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ لیٹ سے موبائل پہ ڈال کے میرا مقصد ڈالتا پوچھنے کا یہ ہے جی کہ آپ ایک خبر دیتے ہیں, جی, خبریت کے حوالے سے بات ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق فلاں چیز ہو رہی ہے یا فلاں چیز ہونے والی ہے, اور وہ نہیں ہوتی تو آپ کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ فیک نیوز تھی, آپ پھر صحافی اپنا سورس بتائے گا؟ دیکھیں سورس تو کبھی بھی صحافی نہیں بتاتا اور نہ کوئی پابند کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے زیادہ تر سوالات اور خبریں جو ہیں تجزیوں پر assumptions آپ ہمارے ہاں تو صحافت ہی ایسی کہ آپ کو کوئی پولیٹیشین بلاتا ہے, کوئی بیوروکریٹ بلاتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو یہ ڈاکومنٹس پڑھ لیں, آپ یہ فائل پڑھ لیں, اور اس کو آپ نے ذرائع سے چلانا ہے. یہاں پہ بہت سے ہمارے سرکاری ادارے, بڑے اہم ادارے, وہ آج تک نیوز ہمیں واٹس ایپ گروپوں میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں آپ نے کوڈ نہیں کرنا, یہ ذرائع سے چلانی ہے. تو یا تو پھر یہ قانون بنا دیں کہ ذرائع سے آپ خبر چلانا بند کر دیں, ٹھیک ہے, آپ جس کا جو حوصلہ ہے وہ آ کے ٹی وی پہ چینل پہ بات کرے, ٹھیک ہے, آپ ذرائع سے چیزیں خود چلاتے بھی ہیں, حکومت کہہ دے گی فیک ہے, ہاں فیک ہے, ٹھیک ہے. اور ڈاکومنٹس دیکھیں نا, میں آسم جو بات کر رہا تھا کہ اداروں کے اندر سے سرکاری, بالخصوص سرکاری اداروں کے اندر سے کسی ڈاکومنٹس کا, کسی پیپر کا دائیں بائیں کرنا کوئی مشکل کام ہے. سر یہاں پہ عدالتی مثلیں غائب ہو جاتی ہیں, ریاست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی کیا کچھ نہیں ہوتا, عدالت میں فائلوں کے اندر سے مثلیں غائب کر دی جاتی ہیں. وہ دیکھیں جی, میں نے بہت پرانی بات, جعلی فرد بنا کے وہاں پہ ضمانتی پیپر مچل کے بنوا لیے جاتے ہیں. یہاں پہ سیشن کی سطح پہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی, تو وہ جب ایک بڑے ہائی لیول قسم کے مقدمات تھے, ان کے چلان آگے, اور جب وہ جج تبدیل ہوتے ہیں تو وہ چلانوں سے مثلیں چینج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ نئے جج آتے ہیں, وہ نئی مثل لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو مقصد یہ کہ یہ روٹین میٹر ہے. ریاست صاحب میں اس کو یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو لیا, آپ نے اس کو ڈیفائن ہی نہیں کیا فیک نیوز ہے کیا, اور آپ نے ایک متنازع قانون بنا دیا, اور ہم سراپا احتجاج ہیں, اور اس وقت تک سراپا احتجاج ملک بھر کے صحافی رہیں گے جب تک کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا. صاحب آپ ایک کیس میں پروسیڈنگ میں جاتے ہیں اور جج صاحب سے آپ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے سورس کے مطابق یا ہم نے دیکھا ہے کہ اس فائل کے اندر یہ گڑبڑ کی گئی ہے, تو جج صاحب تو کہیں گے نا ثبوت دو, اٹیسٹڈ فائل دو, آپ ایک فوٹو کاپی لے جا کے عدالت میں تو نہیں جمع کرا سکتے نا. تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, کسی حد تک یہ بات غلط بھی ہے. دیکھیں اس کو کس اینگل سے دیکھیں گے؟ ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں کہ صحافی جو خبر دیتا ہے وہ دیتا ہی ذرائع سے, صحافت ہے ہی ذرائع سے. کتنی مرتبہ ذرائع کی خبر غلط ہوئی؟ درست سنیں, میری بات سنیں نا, کہ یہ ہے پریولیج کمیونیکیشن جو قانون شہادت کے اندر گورن کرتی, یعنی سورس جو ہے نا, اگر وہ کمیونیکیشن ہے صحافی اور سورس کے درمیان, وہ کمیونیکیشن ہے وکیل اور کلائنٹ کے درمیان, وہ کمیونیکیشن ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان, آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے.
चूंकि वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है बाय वर्चू ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस। अब यहाँ पे आप खबर जैसे नईम भाई फरमा रहे हैं आर्टिकल 19 और 19A, 19 है राइट टू स्पीच, ठीक है, और दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, वो दूसरे लोगों का हक है कि उनको मालूमात दी जाए, और इस पे एक एक्ट भी बना कि आपको मालूमात फराहम की जाए। लेकिन सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कंप्लेनेंट कह रहा है, आपने उसके कहने पर उसने कहा ये फेक न्यूज़ है, आपने FIR दे दी, 3 साल की सजा है, पहले FIR होगी फिर तहकीक होगी कि ये फेक थी या नहीं थी, 20 लाख जुर्माना ये भी बहुत जुर्माना भी है। सवाल ये कि पहले ये इसके अंदर मैकेनिज्म हो कि जब किसी आपने एप्लीकेशन देनी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, या आप कहते कि इस पे कार्रवाई हो, ये फेक न्यूज़ हो, तो उसका पहले एक मैकेनिज्म हो जिसके अंदर ये डिटरमिन हो जाए, उसका फ्रेंजिक हो जाए या उसकी कोई एविडेंस आ जाए, और फिर जब ये एक सर्टिफाइड आपके पास पीस ऑफ एविडेंस आ जाए कि यस it has been held that this is a fake news, then proceed in accordance with law, फिर तो उसको माना जा सकता। आपने कह दिया फेक है, आप ही कह रहे हैं, आप ही उसकी सजा दे रहे हैं, आप ही उसका मुकदमा सुन रहे हैं, आप नहीं उसको तहकीक करना है, तो फिर जड़ा इंसाफ वाली गल हो तो मुक गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ आओ सत बिस्मिल्लाह करा ते सत बिस्मिल्लाह थानू हथ कड़ी ला के ते जेल भेज दिया। हमारे हक में सब अच्छा कहते हैं तो सब अच्छा है, अगर आप पे कोई तनकीद की जाए रावी चैन की बंसी बजाता रहे तो सब अच्छा है। जिस तरह बहुत सारे सरकारी ठेके आपको पता है विदाउट टेंडर के खिलाफ जाते हैं, कल आपको देते हैं। मैं एक लाइन में इसको लेके नहीं चलूंगा, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के हवाले से आप भी माशाल्लाह एक इन्वेस्टिगेटिव नाम है आपका जर्नलिज्म में, दिस इररिस्पॉन्सिबिलिटीज और 2 नंबरियां इस फील्ड में भी हैं। बिल्कुल हम सब उसके खिलाफ हैं, ठीक है। हमने कभी उनकी हमायत बहुत सारी मुतादिद खबरों को मैंने प्रोटेस्ट किया है, बहुत सारे चैनल्स को नाम लेके मैंने कहा है कि ये जो चीज़ चली है ये फेक है। बिल्कुल ऐसे ही मोस्टली क्या आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? रियाज साहब आपकी तवज्जो दरकार है कि हमारा इस वक्त जो आपका डिजिटल मीडिया है वो डोमिनेट कर रहा है आपका सैटेलाइट टेलीविजन के ऊपर, जो कि नेशनल टीवीज हैं हमारे। जी ऐसे ही है। क्या इसमें दूसरी राय नहीं है? मुतादिद बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं क्योंकि तरदीद भी नहीं करते, आए रोज आते हैं, एक खबर ऐसी लगाते हैं कि जिससे किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद और किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ तक होता है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये माजी में अभी गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जिस कदर सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे जिस कदर फेक और झूठ चलाया गया, वो एक कहावत हम सुनते थे ना कि झूठ को इस कदर फैलाओ वो सच लगने लगे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिजिटल मीडिया के जरिए झूठों को इस तरह फैलाया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया, फेक न्यूज़ को इस तरह फैलाया गया कि वो हर शहरी, हर एक आम आदमी। कोविड की एक मिसाल आपको पता है केस की, जिसमें एक मर्डर हुआ या उसको किसी और अंदाज में कत्ले अमद कह लें, जो कुछ भी था, उसको एक नया रूप दे दिया गया कि कोविड डिक्लेयर करवा दिया गया। उम्र भी उसकी गलत बताई जा रही है, उसकी शनाख्त भी गलत बताई जा रही है, और पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया में वो एक वीडियो चलती रही। ऐसे ही जब तक हमने इंटरसेप्ट नहीं किया, तहकीक नहीं की, हकायक सामने नहीं लाए, तब तक वो पूरे जंगल में आग की तरह बल्कि बैरून मुल्क तक फैल गई थी वो खबर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसका सदेबाब ज़रूर होना चाहिए। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है जर्नलिस्ट बरादरी का या PFUJ का या मुल्क भर के सहाफ़ियों का कि आप स्टेक होल्डर को शामिल करें और आप पहले उसको डिफ़ाइन तो करें ना, फेक न्यूज़ है क्या। अभी जिस तरह कि आप बता रहे हैं, हमारी तो बहुत सारी खबरें, और रियासत साहब ने बताया कि हमारी तो बहुत सारी खबरें ज़राए से चलती हैं, ठीक है, लेकिन आजकल तो मैं आपको कोट कर रहा हूं, हमारी सोशल मीडिया से चलती हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया से चल रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ठीक है, कहां गई तहकीक? तहकीक तो खत्म ही होगी ना जी। अब तो एक कहां गया कंटेंट? अभी तो देखें ना, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक नया काम चला कि व्हाट्सएप ग्रुप बने, ठीक है, और हर इदारे ने अपना अपना एक ग्रुप बनाया और अपने बीट रिपोर्टर्स को डाला, और वो इन्वेस्टिगेशन का तो कल्चर ही ख़त्म हो गया ना कि वो एक अपने इजलास की एक मीटिंग की या किसी ऐसे इजलास की वो मिनट्स 4-6 टिकर बनाते हैं 8-10 और वो भेजते हैं, और उसके बाद हमारे जो जर्नलिस्ट भी हैं वो उसको सिर्फ फॉरवर्ड करने के चक्कर में तो उसको पढ़ना गवारा भी नहीं करते, और रेटिंग के चक्कर में, ठीक है, और रेटिंग के हम पहले ब्रेक कर लें इसको, ठीक है। तो वो जो तहकीकाती सहाफ़त का एक कल्चर था ना, वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। ये इसमें हमारे इदारों ने आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? बिल्कुल साहब, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं इस तमाम कानून के अंदर सब चीज़ों से इख्तलाफ नहीं करता जो केस आपके सामने बताया, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा मीडिया जो है, इवन हमारी सहाफ़त जो हो रही है, उसके अंदर हमारा सोशल मीडिया, जिसमें 80% दुनिया की रिपोर्ट है कि जो खबरें होती हैं या मवाद होता है वो फेक होता है या झूठ होता है। आप समझते हैं कि इसका भी सद्दबाब तो होना चाहिए ना? देखिए, मैं
किसी कानून को बुरा नहीं कहता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको तरीका अच्छा या कार। बुरा बनाती है। ओके, आपने इसमें 3 साल सजा रखी है, तो जो आप सेक्शन 500 पीपीसी है उसके तहत भी तो आप एफआईआर करवाते हैं, वो भी तो यही है ना, ताजीरात का पाकिस्तान का, ठीक पहले कानून है ना। सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मौजूदगी में ये आपको बनाने की ये जरूरत उजलत क्यों थी पड़ी, और उजलत क्यों दिस थी? इज द क्वेश्चन। ठीक है। इसका मतलब है कि देयर इज मैलस ऑन द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने ये बनाया है, विद मैलस, विद अल्टीरियर मोटिव, Motive, विद मेलाफाइडी इंटेंशन। Intentions, ठीक है। ये है जिसको अभी डिफाइन किया जाएगा, लेकिन उससे भी हटके कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो चैप्टर नंबर 1 आइन के अंदर दिया गया और उसका आर्टिकल 8 हो या किसी भी आर्टिकल से या पोर्शन ऑफ आर्टिकल से वो रिपग्नेंट हो, तो वो सस्टेनेबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। वो चल नहीं सकती, अगर कंट्राडिक्ट करती तो कोई भी कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, चूंकि वो हम जिसको लफ्ज कहते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्दू में मैं इसको कहूंगा बुनियादी इंसानी हकूक। मेलाफाइडी आपका बहुत बड़ा ये बुनियादी। आपका ये बहुत बड़ा Yes. जो वर्ड है ना जिसको This is the मेलाफाइडी, crux of the matter. एग्जैक्टली। Crux of नहीं the- साहब, मेलाफाइडी जिस जानिब से भी हो वो काबिल ताज़ीरात होता है, बिल्कुल ऐसे और आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं या ये तोहमत लगा रहे हैं, ये तो आपका मजहबी तौर पर भी आपके ऊपर बिल्कुल, मतलब इसकी binding बहुत है, कड़ी सजा है। बिल्कुल ऐसी, मतलब 70 कोड़े में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी सजा ऐसे रखी ही, गई है। इफ ऐसे आई एम ही। नॉट रॉन्ग, शायद इसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, आप ये देखते हैं कि हमें इसकी सिर्फ जो बनाने का तरीका और पास कराने का तरीका उस पर एतराज है, जी ऐसे ही है। देखें और एक ना वो सिर्फ- उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी देखिए, ना सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूट कर उजलत रहे का हैं हमें है उसमें, कि आपने इतनी तेजी इतनी उजलत क्यों दिखाई, उसके पीछे यकीनन इसकी उनकी हद में कौन मेलाफाइडी- कौन आ सकता है? देखिए Everybody. इसकी हद में तो बात ये ना कि जिसके सब पास फड़े ये है, जाएंगे। जिसका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, सब फड़े जाएंगे। हाँ, वो आएगा, ठीक है, और वो कोई बात भी करता है, यहाँ बिल्कुल आएगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जर्नलिस्ट ही हो, उसके अलावा वो आम एक शहरी। खतरनाक बात नईम साहब, ये आपने भी तहकीक की है, इस पे हम भी डिस्कशंस कर चुके हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं कि मैं आपकी शक्ल लगा जी के ऐसे ही AI पे आपके है, नाम के वीडियोस अकाउंट बन बना सकती के हैं, बिल्कुल वीडियोस बन सकती हैं। आपके फेसबुक पेज या व्हाट्सएप का एक अकाउंट बना के उसका फेक अकाउंट बन जाता है, उसकी पिक्चर आ जाती है, स्क्रीनशॉट आ जाता है, तौहीन आमेज मवाद उस पर डाल सकता हूँ, जी बिल्कुल, और वो मेरी ही आवाज में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। हाँ जी, वो जो डेटा उस पे डाला जाएगा, हाउ कैन यू जस्ट वो- जस्टिफाई दैट वो थिंग, उसको आप उसको कैसे- डिफाइन कैसे करेंगे? दोनों साहब आपकी शक्ल का, मेरी शक्ल का मास्क लगा के कोई भी बन के उसी तरह मूव कर रहा है, तो चल कुछ रहा भी है। पॉसिबल है, डीप फेक अब तो सब कुछ नहीं, बन रहा है भाई। ऐसे दादा साहब, अब वो मास्क की जरूरत ही नहीं मैं वैसे रही। बात कर रहा अभी हूँ कि AI so पे many ये आ गया है times- कि लेट से मैं अपनी पिक्चर अपनी वीडियो डाल देता हूँ और उसमें जो डाटा डालूंगा वो वही पिक्चर वही मेरी शख्सियत बोल रही होगी, जबकि मैं नहीं बोल नहीं रहा। होगा, ठीक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes, के ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उसमें आप किसी तरह की भी कोई भी नाजेबा वीडियो, हाँ, बना सकते हैं। कोई भी किसी तौहीन में अमेज मवाद में मुश्तमिल कोई बयान वो चला सकते हैं, ठीक है, और वो बन सकते हैं और कोई भी वो बना सकता है, और जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं वो तो उनके लास्ट 30 seconds और सेकंड्स मिनटों का मैं काम आपसे है। पूछूंगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको इसकी रिट बेहतरी फाइल के करनी चाहिए, रिट फाइल करें, पंजाब चैलेंज में- करें। पंजाब हाई कोर्ट में ये challenge हुआ जरूरी तो नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट में हो सकता है। ये तो एक्ट जो बना है ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए, तो जो जहां पे रह रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, और वो फाइल करें। वो कर सकता है। चूंकि जिस रिस्पोंडेंट के खिलाफ आप फाइल कर रहे हैं उस हाई कोर्ट के अंदर उसका सब ऑफिस या मेन ऑफिस होना चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उसके बिहाफ पे जितने भी इदारे हैं जो इसको डील करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे अप्रोप्रिएट फोरम है। थैंक यू वेरी मच रियासत अली आज़ाद साहब, नईम महबूब साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये मामला सिर्फ सहाफ़ियों का, वकला का या यूट्यूबर्स का नहीं है या टिकटॉकर्स का नहीं है। हर वो आदमी जो मोबाइल फ़ोन अफोर्ड करता है या यूज़ करता है, स्मार्टफोन की मैं बात करूँगा, तो उसके हवाले से आपके सामने है, कोई ऐसी बात आप करें या ना करें, कोई करवा ले या उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि उसको मॉडिफाई की उसमें कोई एडिटिंग करके कर दिए जाए, तो मामला आप तक भी बड़े आराम से पहुंच सकता है। वही बात आ जाती है कि जी सब फड़े जाएंगे, वो बात हकीकत है, और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के चंद तबकों का नहीं है, ये इसकी लपेट में कोई भी आ सकता है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।